मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग संघ का अध्ययन कर रहे थे, भारतीय संविधान में यूनियन संघ का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, संघ में राष्ट्रपति का अध्ययन शुरू किए थे। राष्ट्रपति या संघ, अगर संघ की बात करें तो संघ किसमें है? भाग, संघ मतलब यूनियन, राज्य। यहाँ पर उस संघ और उसका क्षेत्र नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर संघ सरकार की बात कर रहे हैं, संघीय सरकार की बात कर रहे हैं। तो संघीय सरकार की व्यवस्था किसमें है? भाग 5 में। और आर्टिकल कितने से कितने तक है? 52 से लेकर के 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति है 52 से लेकर के 62 तक। एक बहुत बड़ा जो है लगभग 100 अनुच्छेद है संघीय ढांचा। भारत की संघीय सरकार की व्यवस्था जो है भाग 5 में अनुच्छेद 100 के करीब में है, 52 से लेकर 151 तक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले जो 52 से शुरू होता था किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो ये IIT परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सारे आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ये नंबर नहीं, ये सब आर्टिकल है जो नंबर डाल रखा है मैंने 52 से लेकर के 62 तक। ये सब क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, 55 तक पढ़ लिया था। एक बार पुनः जो है शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 जो है वो क्या कहता है कि भारत में एक पद होगा किसका? राष्ट्रपति का। और ये पद किससे प्रेरित है? इंग्लैंड के महारानी से। किससे पद प्रेरित है? इंग्लैंड के महारानी से। हाँ, इंग्लैंड, ब्रिटेन कहो, इंग्लैंड कहो, एक ही चीज है। तो इंग्लैंड के महारानी से ये पद प्रेरित है, क्योंकि महारानी जो इंग्लैंड की है उनकी शक्तियां, उनके कार्य और उनका जो पावर है वो सब भारत के राष्ट्रपति के बराबर ही है। जिस तरीके से इंग्लैंड की महारानी को पावर है उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति को। तो कभी प्रश्न अगर आए कि हमारे यहाँ की राष्ट्रपति की व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है, तो इंग्लैंड के व्यवस्था, इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के महारानी की व्यवस्था से। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये पद किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में। और जितनी शक्तियां हैं कार्य, और ये कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, हेड होता है। तो कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। हम कार्यपालिका ही तो अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने बताया था ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और जो है एक बनाया था आपको CAG। ठीक है, CAG जो है 148 से लेकर 151 तक है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं। तो कार्यपालिका का हेड क्या होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। भाई कार्य को पूरा करना, कार्य को क्या करना? पूरा करना। कहते हैं एग्जीक्यूट करना, कार्य को क्या करना? एग्जीक्यूट करना। यही इंग्लिश में कहते हैं कार्य को एग्जीक्यूट करना। एक तुमने नाम सुन रखा होगा CEO, कंपनी का एक होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। कंपनी में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? CEO। तो भारत को अगर एक कंपनी मान लो तो इस भारत कंपनी का CEO कौन है? राष्ट्रपति। EO कौन होता है? EO तो इसके अब कई फुल फॉर्म होते हैं। जैसे मतलब EO का होता है आपका जो है EO, इसमें भी होते हैं, क्या नाम, प्रशासन में भी होते हैं। नगर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अधिशासी अधिकारी इसको बोलते हैं EO को। तो वो अधिशासी अधिकारी होते हैं, नगरों में होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर CEO ये एग्जीक्यूटिव के लिए है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो मतलब कार्य को चलाने वाला, और उसका कार्य का क्या होगा? मुखिया होगा। चीफ मतलब मुखिया। तो भारत को अगर हम एक कंपनी मान लें तो इस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, CEO होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति। तो कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो है CEO कौन है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है।
कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक जो है कार्यपालिका की सारी शक्तियां वास्तविक रूप से किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन संवैधानिक रूप से संविधान में उल्लेख किया गया है कि सारी शक्तियां, सारे कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। इसके लिए एक अलग से हम लोग इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति का, तो वहां अध्ययन करेंगे अलग से, एक अलग से मतलब टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है ये पूरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 55 तक पढ़ लिए थे। निर्वाचन के बारे में हमने पूरा अध्ययन करा दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके माध्यम से होगा? तो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक एमएलए और सांसद के मतलब संसद के, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और इसी तरीके से राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद होना चाहिए। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि तीनों केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधान सभाएं। तो एक मतलब विधानसभाओं के सारे सदस्य नहीं, बल्कि कौन? जो निर्वाचित है, जो निर्वाचित है। इसी प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कौन होंगे? जो निर्वाचित होंगे। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। हालांकि अब इनको खत्म कर दिया गया है, इस पद को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का पद जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? 12 सदस्य। तो वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। ठीक, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। और निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने चर्चा किया था। इसमें 2 चीजों को आपको याद रखना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा क्या है? एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय, संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत प्रणाली। ठीक, तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। इस 2 के माध्यम से ही जो है राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कल वाली क्लास में पढ़ाया था। ठीक, तो यहाँ पर फिर से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे जो है 56 से, अनुच्छेद 56 से। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल तो 54-55 आपको निर्वाचन के लिए याद रखना है। 54 में जो है निर्वाचन किसके द्वारा होगा ये दिया गया है, और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से निर्वाचन। और 56 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आ जाएगा तो कितने साल के लिए रहेगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, अब इसमें भी टेक्निकल प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद कब से उसकी जो है कार्य गिना जाएगा, कब से उसका कार्यकाल गिना जाएगा? तो शपथ ग्रहण के बाद से। शपथ ग्रहण करता है, और शपथ 60 में है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो शपथ ग्रहण, निर्वाचन हो गया, अब क्या होगा? उसका शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ ग्रहण से ले जो है उसके बाद से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने जो है पद पर आसीन रहेगा। कितने वर्ष कार्यकाल जो है? 5 वर्ष तक तो होगा, लेकिन बीच में भी वो जो है इस्तीफा दे सकता है। अगर चाहे तो बीच में राष्ट्रपति इस्तीफा दे करके और 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से हट सकता है, मुक्त हो सकता है। तो वो इस्तीफा किसको देगा? तो इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा तो बताना। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा, और वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व क्या है कि तुरंत जो है इसकी सूचना भेजे किसको? लोकसभा के स्पीकर को। उपराष्ट्रपति तुरंत सूचना किसको भेजेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कि राष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया है। और राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना भेजेंगे। तो ये कार्यकाल 56, आर्टिकल 56, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और कब से गिना जाएगा? शपथ ग्रहण के बाद से। ठीक, शपथ अभी आगे पढ़ाएंगे कौन ग्रहण कराएगा। ठीक,
अब देखो, राष्ट्रपति एक बार बन गया तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है उसका कि नहीं? तो ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। किसकी? पुनर्निर्वाचन। क्या वो दोबारा तिबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? देखो, रूस में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वहां के संविधान में क्या है कि अगर 2 बार राष्ट्रपति कोई बन गया तो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में अनुच्छेद 57 में इसको खोल करके नहीं लिखा गया है कि कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक के इतिहास में राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो पहले ही राष्ट्रपति थे, दोबारा कार्यकाल भी उनको मिला था। तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत में मतलब राष्ट्रपति एक से अधिक बार कोई भी व्यक्ति रह सकता है। तीसरी बार भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ तो खोला ही नहीं संविधान बनाने वालों ने कि कितनी बार राष्ट्रपति बनना है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रहा है। कौन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात कही गई। ठीक, अब सबसे मेन मुद्दा है योग्यताएं। यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक, योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की पहला ही प्रश्न आपको 1 नंबर का याद रखना है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? 58 में। राष्ट्रपति की योग्यताएं 58 में है। तो 58 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ही योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का क्या हो? नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब जिसके नाम से कोई जो है कुर्की पुर्की ना हुई हो। ठीक है, तो पागल अथवा दिवालिया ना हो और भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का, अब नागरिक हमने बताया, नागरिक भारत के नागरिक 2 प्रकार के नागरिकता लेते हैं। एक तो जन्मजात, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यही जन्म हुआ है तो हम लोग जन्मजात नागरिक हो गए। और कुछ लोग जो है एक्वायर्ड करते हैं नागरिकता, बाहर से आ गए और नागरिकता ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने पढ़ाया है नागरिकता वाले चैप्टर में पूरा। तो दोनों प्रकार के नागरिक, जो जन्मजात हैं और जो बाहर का आकर के कोई नागरिकता ले लिया, जैसे सोनिया गांधी विदेशी मूल की है कि नहीं, और वो क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं? बन सकती हैं, क्योंकि उनकी नागरिकता अब क्या है? भारत की नागरिकता है। उनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ है, जन्म तो इटली में हुआ है, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। अर्थात दोनों प्रकार के व्यक्ति या जिनका जन्म हुआ है, जन्म से भारत की नागरिकता मिली है, वो तो उनको तो मौका मिलेगा ही। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे विदेशी व्यक्ति भी जो भारत आकर के यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। तो भारत का नागरिक, अब भारत के अब आयु से बहुत प्रश्न आते हैं। छोटी मोटी परीक्षाओं में, ये दरोगा वरोगा की तुम तैयारी कर रहे हो ना, उससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किस आयु का व्यक्ति जो है अर्हत होता है, योग्य होता है, उसके लिए योग्यता क्या है? तो उसके लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष का या 35 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने का योग्यता रखता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। और कुछ चीजें मैंने और बताई थी, जैसे उसको 50 जो है क्या होने चाहिए? प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 अनुमोदक वह कहाँ से होनी चाहिए? उसी से जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाया गया है, निर्वाचक मंडल जो बनाया गया है। अब ऐसा थोड़े रास्ते में चलते हुए कहते हैं ले दस्तखत कर दे, यहाँ पे मैं राष्ट्रपति बनूंगा, तू हाँ भर दे, हाँ भी भर दे, ऐसे नहीं। जो वोट देंगे, कौन प्रस्ताव देगा? जो वोट देंगे। अर्थात 100 जो है निर्वाचक मंडल में के सदस्यों में से 100 सदस्य आपके फेवर में होने चाहिए, तभी तो जो है आप राष्ट्रपति। नहीं तो पहले मैंने बताया, इसके पहले जो है व्यवस्था इतनी नहीं थी, बाद में संशोधन किया गया है, तो यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है। नहीं तो अरे गहरे नत्थू खैरो भी फॉर्म भर देते थे राष्ट्रपति। कम से कम नाम तो हो जाएगा देश में कि फलानवा मुच्छड़ सिंह जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था। ठीक, तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। और इसके अलावा कोई लाभ का पद नहीं धारण करता हो, सरकारी मास्टर वास्टर नहीं होना चाहिए, सरकारी बाबू नहीं होना चाहिए, क्लर्क नहीं होना चाहिए, सरकारी जो है बैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। यानी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा? लाभ का पद धारण करेगा। तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कौन सा पद नहीं होना चाहिए? लाभ का पद। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए व्यक्ति। अगर लाभ के पद पे है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, संविधान निर्माताओं ने बहुत जो है समझदारी से सूझबूझ करके उन लोगों को लाभ के पद से छोड़ दिया है जो नेतागिरी करते हैं। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब देखो 5 लाख की हर महीने की सैलरी है और लाभ का पद नहीं है।
मास्टर साहब को मिल रहा है साल भर, मतलब महीने में जो है 50,000 रुपये, वो लाभ का पद है। और जो है राष्ट्रपति महोदय 5 लाख पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्र लाभ का पद नहीं है, तो ये लाभ का पद नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति भी लाभ का पद नहीं होगा। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं सारा नाम लिख रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं होगा। राज्यों के राज्यपाल भी लाभ के पद पे नहीं होंगे। राज्यों के राज्यपाल का पद भी लाभ का पद नहीं होगा। ये तो चलो ठीक है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, पद है, बढ़िया है, इनके लिए सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह दिया जितने मंत्री हैं वो भी लाभ का पद नहीं होगा। सब लूट तो वही रहे हैं, कह रहे लाभ का पद नहीं होगा। मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं होगा। राज्यों के मंत्री हों, मतलब राज्य में, या फिर जो है केंद्र के मंत्री हों, सभी मंत्री लाभ के पद में नहीं आएंगे। ये सब राष्ट्रपति बन सकते हैं, अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन मास्टर साहब को, डॉक्टर साहब को, सरकारी डॉक्टर साहब को, सरकारी मास्टर साहब को, सरकारी बैंक का क्लर्क बाबू को, सरकारी चपरासी को, उसको राष्ट्रपति बनना होगा तो नहीं बन सकता है, पहले रिजाइन करना पड़ेगा अपने पद से। तो लाभ का पद यही कहा गया है कि वो लाभ का पद धारण न करता हो, और ये लोग लाभ के पद से बाहर माने जाएंगे। ये लोग लाभ के पद से बाहर माने जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो ये योग्यताएं हो गई। ये क्या हो गई इनकी योग्यताएं। तो योग्यताओं में क्या क्या हमने देखा, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। अभी आगे पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक, और लाभ का पद न धारण करता हो, और 50 कम से कम जो है प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 जो है अनुमोदक होने चाहिए उसके जो है। तो इस तरीके से ये इसकी योग्यताएं हैं। इस योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, और पद की शर्त एवं वेतन भत्ते ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 59 में, 59 में। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें होंगी। राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें होंगी, कुछ शर्तों को, और उनको वेतन भत्ते भी मिलेंगे, ठीक, परिलब्धियां मिलेंगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 59 कहता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 59 में, 59 में। राष्ट्रपति के आवास से संबंधित व्यवस्था, कैसा आवास मिलेगा, कैसी उसकी जो है सारी जो है व्यवस्थाएं होंगी, मतलब सारी सुविधाएं होंगी। सुविधाओं की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 59 में। और पद की कुछ शर्त भी होगी। शर्त ये होगी कि राष्ट्रपति एक समय में एक ही पद को धारण करेगा। लाभ का पद तो यहाँ बता दिया गया कि लाभ के पद पे नहीं होगा, उसकी योग्यता में लाभ का पद बता दिया गया। लेकिन ये भी कहा गया है कि अब मान लो वो जो है क्या है, उपराष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति लड़ते हैं इलेक्शन और राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो अभी तो पद पे है ना उपराष्ट्रपति। अब मान लो उपराष्ट्रपति इलेक्शन लड़ा और वो राष्ट्रपति बन गया, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक समय में एक ही पद धारण करेगा। जैसे ही शपथ ग्रहण करेगा कि मैं शपथ निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, संविधान की रक्षा करूंगा, शपथ लेते ही उसी समय से उपराष्ट्रपति का पद उसका स्वतः खत्म हो जाएगा। यानी एक समय में वो एक ही पद धारण करेगा। तो यहाँ पर बात की गई पद की शर्त में। पद की शर्त यही है कि उसे दोनों मतलब परिलब्धियां, दोनों वेतन नहीं मिलेगा, वेतन एक ही मिलेगा। अगर वो राष्ट्रपति बन गया और मंत्री था तो मंत्री की सुविधाएं, मंत्री का पद उसका स्वतः ही समाप्त मान लेगा। ऐसा नहीं कि उसको रिजाइन देना पड़ेगा, शपथ ग्रहण करते ही स्वतः, संविधान में लिखा हुआ है, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, भारत। यहाँ से प्रश्न आता है राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, संचित निधि। एक राज्य की संचित निधि होती है और एक क्या होती है, संघ की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, भारत की संचित निधि। संचित निधि का मतलब जो केंद्र सरकार, एक जैसे हम लोग गुल्लक बनाते नहीं, छोटे थे तो गुल्लक हमारे पास होता था, नानी के यहाँ गए, मामा के यहाँ गए, मौसी के यहाँ गए तो पैसा इकट्ठा कर लाते थे, फिर डाल देते थे गुल्लक में, तो वो क्या हो जाता था, हमारा निधि, हमारी संचित। हमने संचित मतलब इकट्ठा किया। तो भारत सरकार संचित कैसे करता है, टैक्स फैक्स से, कहीं उधर से ले रहा है, कहीं इधर से आ रहा है, टैक्स आ रहा है ना, तो उसको जो है एक जगह जहाँ रखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, संचित निधि।
तो संचित निधि किसका है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से वेतन मिलेगा किसको? राष्ट्रपति को। तो वेतन मिलेगा भारत की संचित निधि से और रहेगा कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। रहेगा कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन में रहेगा तो बिल्कुल फ्री रहेगा राष्ट्रपति भवन, ऐसा नहीं कि किराया देना पड़ेगा उसको। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तो राष्ट्रपति भवन में रहेगा, ठीक है, और फ्री रहेगा, सारी सुविधाएं फ्री। अब भाई कलाम जी जब राष्ट्रपति बने, बेचारे जो है बहुत सादे सीधे सादे आदमी, सादगी वाले आदमी, उनको रख दिया गया राष्ट्रपति भवन में। समझे नहीं पा रहे कौन से कोने में रहे, कौन से कमरे में रहे, इतना बड़ा तो वो है, और इतने नौकर चाकर, इतनी व्यवस्था थी, तो बड़ी दिक्कत होती है उनके लिए। भाई जो एक कमरे में रहने वाला, जिसका जीवन गुजारा मतलब खाली सुबह शाम जो है गीता पढ़ना और जो है संगीत सुनना, संगीत में क्या मतलब वो खुद वो बजाते थे ना वीणा, तो जो अब वो, तो उन्होंने कहा भैया ये पूरा जो है हम हमारे लिए मत करो, इसमें क्यों खर्चा कर रहे हो, एक कोना हमको दे दो, इसी में रह जाएंगे हम, और जो बाकी जो पैसा हमारे खर्चा हो रहा है वो सब जो है भारत की संचित निधि में रहने देना। मतलब पूरी राष्ट्रपति भवन को चलाने के लिए तो बहुत पैसा खर्चा होना चाहिए, बहुत बड़ा भवन है भाई, तो उसमें बहुत सारी वो, तो आते ही जो है उनको समझ में नहीं आया साला कहाँ आ गए जो इस महल में जो है ठीक। तो राष्ट्रपति भवन मुफ्त मिलता है रहने के लिए 5 वर्ष तक। अरे भाई प्रथम नागरिक है, राजा है, भारत का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, तो उसके लिए पूरा भवन दिया गया है, ठीक। तो अब वेतन कितना पाएगा वो? तो वेतन पाएगा 5 लाख रुपए पर महीने, 5 लाख रुपए प्रति मंथ जो है उसकी सैलरी है, 5 लाख रुपए सैलरी है, और सैलरी बिना टैक्स वाली है, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आयकर नहीं देना पड़ेगा। मास्टर साहब 50,000 कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स उनको भरना पड़ेगा। दूसरी अभी इनकम टैक्स हमको मिला है 2 लाख इनकम टैक्स आ रहा है हमारा, जो है दो महीने की सैलरी से ज़्यादा जो है टैक्स भर रहे हैं। तो जो है 5 लाख रुपए जो है इनकम होगी, हर महीने सैलरी होगी। ये तो खाली सैलरी होगी नगद, बाकी फोन कॉल्स, हवाई यात्रा, ठीक है, और अखबार, टेलीफोन, आज मोबाइल का ज़माना है, एक बार रिचार्ज कर लो पूरा महीना चलता है, और टेलीफोन के नाम से भत्ते मिलते हैं तमाम सब। तो राष्ट्रपति की बात करें, सभी मंत्रियों को मिलते हैं, सब ये चीज़ें से फ्री मिलेंगी। बीमार होते हो, कहीं इलाज होना है विदेश विदेश में, कहीं सब सरकारी खर्चे पे, ठीक। तो ये तो पूरा बचेगा, ये पूरा क्या है? बचेगा। तो 5 लाख जो है नगद मिलेगा, उसमें भी 1 पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिना टैक्स फ्री होगा, ठीक। अगर इसको हम डॉलर में बात करें तो $6300 होता है। ये कितना होता है? $6300 भी पूछ सकता है कभी। तो डॉलर कितना मिलेगा? 6300 $6,300 होगा, ठीक। और 5 लाख रुपया होगा, जो कितना महीने में होगा, पर मंथ होगा, ठीक। तो ये सब जो है वेतन भत्ते आदि परिलब्धियां मतलब जितनी उसकी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो सब क्या होती हैं? परिलब्धियां होती हैं, इसीलिए एक्सेट्रा लिख दिया है इसमें। तो पद की शर्त, ये सारी चीजें किसमें कहा गया? अनुच्छेद 59 में। अब अनुच्छेद 60 कहता है शपथ, राष्ट्रपति बनने के बाद में शपथ ग्रहण होता है। अब शपथ ग्रहण कौन कराएगा? तो भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाएगा? CJI, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहां से भी प्रश्न आता है, शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो भारत का मुख्य न्यायाधीश बीमार है, उसको कोरोना हो गया है, और कोरोना के समय ही राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाना है, या कुछ हो सकता है विदेश चला गया हो, कहीं नहीं हो, और शपथ दिलाना है, तो क्या शपथ रोका थोड़े नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ व्यवस्था की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, तो फिर ऐसी स्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। और मान लो सबसे वरिष्ठतम भी चला गया, तो उसके नीचे होगा ना, एक दूसरे नंबर का वरिष्ठ होगा। तो ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो है इनको शपथ दिलाया जाएगा। और शपथ किस चीज का दिलाया जाएगा? निष्ठापूर्वक कार्य करने का, कि जो हमको शक्तियां मिली हैं, कौन सी? कार्यपालिका की शक्तियां, इस शक्तियों का हम निष्ठापूर्वक वहन करेंगे, अपने पद पर जो है निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का संरक्षण करेंगे। किसका संरक्षण करेंगे? संविधान का, उसकी डिफेंडिंग करेंगे। किसी प्रकार से संविधान का अपमान नहीं होने पाएगा हमारे कार्यों से। राष्ट्रपति से ये शपथ दिलाई जाती है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है घुस करके
कि राष्ट्रपति जो है किस चीज की शपथ ग्रहण करता है, तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के परिरक्षण के लिए। तो संविधान का परिरक्षण करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो इस चीज की शपथ दिलाता है कौन? जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक, अब मान ले इसी के बाद में 61 नंबर पे आता है महाभियोग। 61 नंबर पे क्या आता है? महाभियोग। ये कौन सी वाला है? तो अनुच्छेद 61 से कई बार प्रश्न आया है। महाभियोग क्या चीज है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब मान लो राष्ट्रपति जो है उसने शपथ ग्रहण कर लिया कि हमको निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को वहन करना है और संविधान की रक्षा और प्रतिरक्षण करना है, लेकिन उसके कार्यों से संविधान का मतलब संविधान द्वारा लिखी गई बातों या संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, उसके नियमों का, संविधान का जो है अवज्ञा कर रहा है। ठीक, तो फिर अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो है बहक गया है, उसके द्वारा किए गए कार्य जो है देश के लिए, संविधान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जाएगा? महाभियोग। उसको हटाना भी तो है। मान लो भाई, इसलिए तो भारत में कोई तानाशाह नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तानाशाह हो जाते हैं ना राष्ट्रपति वगैरह, तो यहाँ नहीं हो सकता है कि कोई बैठ गया आकर के जो है उसकी तरीके से, पुतिन की तरीके से अब जो है तुरंत हम सब कुछ हम ही होंगे, आक्रमण करो पाकिस्तान पे, लगाओ जो है बम छोड़ो। तो ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति अगर तानाशाह हो गया, संविधान का उल्लंघन है कि नहीं, तो फिर तुरंत उस पर क्या लाया जाएगा? महाभियोग। तो ये प्रक्रिया किसमें दी गई है? अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू होगी? संसद में। वो कहाँ शुरू होगी? संसद में। संसद में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों में किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। लेकिन निर्वाचन मंडल में कौन शामिल था? ये तो शामिल ही थे, और कौन शामिल था? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल थे। तो वो जो है इम्पीचमेंट में उनको भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। वो इम्पीचमेंट में प्रश्न कभी पूछेगा कि जो है क्या विधायक जो है महाभियोग में भाग लेते हैं? नहीं भाग लेते हैं, क्योंकि जिनको चुनने का अधिकार है उन्हीं को तो हटाने का भी अधिकार होगा। तो यहाँ पर ये अपवाद है। चुना था, चुनने वाले व्यवस्था में तो वो भी शामिल थे, लेकिन हटाने वाले व्यवस्था में सिर्फ कौन शामिल है? संसद। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा अथवा लोकसभा। किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ अगर अगर संसद को यह लगता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों से बहक गया है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की अवज्ञा कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जाएगा? महाभियोग। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है महाभियोग क्यों चलाया जाएगा? तो संविधान के उल्लंघन करने पर। किसके उल्लंघन करने पर? संविधान के, क्योंकि उसी चीज की तो उसने शपथ ली थी और संविधान का ही क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। तो उल्लंघन करने पर उस पर क्या चलाया जाएगा? महाअभियोग। क्या चलाया जाएगा? महाअभियोग। और उसे हटा दिया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। अब ऐसा थोड़े नहीं कि घर बैठे और तानाफूसी कर लियो, चला दिए, उसको सूचना भी देनी पड़ेगी। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पहले। मान लो आज हमको राष्ट्रपति पर राज्यसभा में महाभियोग चलाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, तो 14 दिन पहले, आज से 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को लिखित, ऐसे नहीं फोन कर दिया अरे तैयार रहो 14वें दिन तुम्हारे खिलाफ हम ला रहे हैं महाभियोग, ऐसा नहीं चलेगा। लिखित भेजा जाएगा, लिखित। अब तो फोन का जमाना है, नहीं कहे तो फोन कर दिया था, तो फोन नहीं, लिखित भेजा जाएगा। तो लिखित सूचना भेजी जाएगी किसको? राष्ट्रपति को। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। तो ये 14 दिन याद रखना, 2 सप्ताह पहले, 14 दिन पूर्व, अर्थात 2 सप्ताह पहले। अब क्या अकेला बैठ करके, मान लो किसी गुस्सा आ गया, किसी जो है सांसद को कहा कि हमारा काम नहीं किया, अब इसको हटा देंगे, चलो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं हटा सके। उसको हटाने के लिए 1/3 बहुमत चाहिए, 1/3 बहुमत चाहिए, चाहे राज्यसभा से हटाया जा रहा हो चाहे लोकसभा। मान लो हटाने की प्रक्रिया शुरू की राज्यसभा ने, किसने शुरू की? राज्यसभा। तो राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं, मान लो अभी जितने वहां उपस्थित है बैठे हुए, उसका 1/3 सदस्य जो है उस पर जो है प्रस्ताव पारित करेगा कि हमें महाभियोग लाना है। फिर उसके बाद में उस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से पारित भी होना चाहिए। 1/3 बहुमत से तो उस पर क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 1/3 बहुमत से प्रस्ताव रखा जाएगा। 1/3 लोग उस पर जो है कहे हाँ ठीक है चलाना है महाभियोग। और इतना कहने के बाद इतना ही नहीं, फिर 2/3 लोग उस पर अपनी रजामंदी व्यक्त करेंगे, पास करेंगे, उसको प्रस्ताव को पास करेंगे, तभी वो उस सदन से पास हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही कोई एरा गैरा खैरा और पहुंच जाए और कहे राष्ट्रपति को हटाना, चलो हटाते हैं,
तो नहीं, तो उसको जो है हटाने के लिए अब जब यहाँ से हट जाए, यहाँ से प्रस्ताव हो जाएगा पारित, तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मान लो राज्यसभा में शुरू हुआ था तो कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में 1/3 वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि 1/3 वाला काम क्या था? महाभियोग लाने के लिए। तो ला किसने दिया था? राज्यसभा ने, या जिस सदन में लाया गया था वो। अब यहाँ पर पास होना है, दूसरे सदन में क्या होना है? पास होना है। तो पास होने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 2/3। कितना बहुमत चाहिए? 2/3। ठीक, अब मान लो 100 सदस्य हैं तो 2/3 कितने हो जाएंगे? 100 को 3 से भाग दोगे और 2 से गुणा करके 3 से भाग दोगे, हैं? 2 से गुणा करके 3 से भाग दोगे, तभी तो आएगा 2/3। तो इस तरीके से 2/3 सदस्यों की उससे जो है क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए प्रस्ताव किसी भी सदन में। तो इस तरीके से राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, तो राष्ट्रपति तुरंत अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। राष्ट्रपति के उसी दिन से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, सारे पावर्स खत्म हो जाएंगे, उसकी लब्धियां, उपलब्धियां और सब कुछ खत्म कर दी जाएंगे उसी दिन। और जो 14 दिन पहले जो सूचना दी गई थी राष्ट्रपति को कि तुम पर क्या लाया जा रहा है? इम्पीचमेंट, महाभियोग लाया जा रहा है। अगर 14 दिन पहले जब सूचना दी गई, उस दौरान राष्ट्रपति को समझ गया कि हमको हटाया तो जा ही रहा है, बेइज्जती हुई से अच्छा ही इस्तीफा दे देते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इस्तीफा दे। और अगर इस्तीफा दे दिया तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। महाभियोग नहीं लाया, भाई पद से ही हट गया, पद से ही हट गया तो फिर किसके खिलाफ लाएंगे? तो 14 दिन पूर्व इसीलिए सूचना दी जाती है कि सोच विचार। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया हो। यही तो भारतीय लोगों की शान है। ऐसे ही तो हमारे भारतीय हैं, ऐसे थोड़े नहीं ऐरो गैरो तो खैर पहुंच जाते हैं जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। तो अभी तक नहीं लाई गई है और ना ही आगे ऐसी कोई संभावना हो कि किसी भारत के प्रथम नागरिक के खिलाफ जो है ऐसे जो है कृत्य किया जाए। ये तो मतलब एक नेगेटिव कृत्य है ना महाभियोग। महाभियोग लाना का मतलब है कि भारत के पहले नागरिक के खिलाफ आप उंगली उठाया जा रहा है, अर्थात उसने जो है कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो महाभियोग हालांकि रख दिया था संविधान निर्माताओं ने, क्यों? क्योंकि व्यक्ति तानाशाह न बन पाए, इसलिए इस व्यवस्था को रखा गया। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? पद की रिक्तता। अनुच्छेद 52 से शुरू किया था और अनुच्छेद 62 में भी पद आ गया। 52 से शुरू किया था और 62 में भी पद की। यहाँ पद होना चाहिए और यहाँ पर पद रिक्त नहीं होना चाहिए कभी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहा गया है, और 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। प्रधान, गांव के प्रधानमंत्री ये सब खाली हो सकते हैं कुछ समय तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। भाई फूफा जी है ना, राष्ट्रपति को यहाँ हम फूफा मान सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां फूफा जी के बराबर हैं। जैसे बारात में दुल्हा जो है, दुल्हा के साथ कौन जाता है? फूफा जी आते हैं, फूफा जी उठाते हैं ना। अब तुम लोग शादी नहीं हुई तो ये पता है, फूफा जी ने उठाया, घुड़ैया लादा और चल दिया लेकर के बैठाने जो है उसमें। तो फूफा क्या होते हैं, कभी कभी बारात में रूठ जाते हैं दुल्हा से, और दुल्हा के जो है, अभी फूफा है तो दामाद हुए घर के, तो कभी कभी रूठ जाते हैं। तो रूठने से उनके का विवाह रुक जाएगा? विवाह तो होगा ही होगा ना। तो ऐसे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो राष्ट्रपति महोदय फूफा जी होते हैं, भारत के फूफा जी हैं। तो लेकिन फूफा जी का पद जो है इतना महत्वपूर्ण है कि फूफा जी का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। फूफा जी का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। फूफा जी रहेंगे तभी भारत में जो, तो अभी बता रहे हैं, अभी आगे बता रहे हैं। तो जो है कभी रिक्त नहीं होना चाहिए उसके। अब इसके लिए व्यवस्था की क्या की गई है? मान लो महाभियोग चलाया गया और राष्ट्रपति खत्म उसी दिन से, तो तत्काल उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। मान लो महाभियोग चलाकर हटा दिया गया, या अकस्मात मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, या विदेश चला गया, तो कार्य कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किस रूप में? कार्यवाहक। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति ही क्या देखेगा? कार्यवाहक। और मान लो उपराष्ट्रपति भी चला गया, नहीं है भाई, कहा गया पद रिक्त नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी चला गया, तो फिर CJI कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बनेगा। ठीक, पद कभी रिक्त नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया है भाई, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होने वाला है, मान लो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि 6 माह पहले ही क्या कर लिया जाए? राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए, जिससे कि समय से पूर्व
जो है एक राष्ट्रपति तैयार हो जाए और उसको तुरंत क्या कराया जाए, शपथ ग्रहण कराया जाए, तभी तो होगा। तो सामान्य तौर पर यही होता है। लेकिन मान लो कोरोना चल रहा हो, इलेक्शन न कराया जा सके, कुछ दिक्कत हो जाए, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वही राष्ट्रपति जो अभी है, अब यहाँ कार्यवाहक नहीं होगा, वही राष्ट्रपति। ऐसे स्थिति में किसी कारणवश चुनाव समय पर नहीं हो पाया, किसी कारणवश चुनाव जो है 6 माह पहले नहीं हो पाया, और मान लो कल तारीख 5 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है और चुनाव हुआ नहीं है, तो जो अभी राष्ट्रपति बैठा हुआ है वही राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जा सकता है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति को नहीं बनाया जाएगा, राष्ट्रपति तो है ना, जो कार्य पर बैठा हुआ है वही चलेगा। कैसे? अब जो है उसका पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक कि दूसरी, लेकिन 6 माह के भीतर उसको भरना है, 6 माह के भीतर उसे भरना है चुनाव करा करके, तो इसमें डिले नहीं हो सकता है। तो 6 माह के भीतर ही उसे पद को भर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है आकस्मिक रूप से, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति से काम चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति से। और उस दौरान उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का भी वहन करेगा। जो उसका उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा का जो है उसका हेड होता है, तो राज्यसभा में अपनी कार्यवाहियां भी करेगा। जब वहां जाएगा तो उपराष्ट्रपति का कार्य देखेगा, और जब राष्ट्रपति का कार्य देखेगा कार्यवाहक रूप से, तो राष्ट्रपति का कार्य देखेगा। यहाँ पर भाई थोड़ी बहुत तो अपवाद हर जगह होता है। अब यहाँ पर वो 2 कार्य करेगा, लेकिन वो कार्यवाहक है, फुल प्रूफ थोड़े नहीं है, इसीलिए एक शब्द जोड़ा गया उसके लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति बैठा हुआ है और उस दौरान अगर निर्वाचन नहीं हो पाया, दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुनकर आ पाया, तो उसे के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा और 6 माह के भीतर ही दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आएगा। और इसका निर्वाचन कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग, देश का निर्वाचन आयोग कराता है, जो लोकसभा के चुनाव करवाता है और राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग ही जो है राष्ट्रपति का क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। तो इस तरीके से ये पूरे जो है अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमने कार्यपालिका में पढ़ा। अभी एक लेक्चर में कार्यपालिका की पूरी शक्तियां पढ़ेंगे, वहां से बहुत प्रश्न आते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की बातें आगे भी आती रहेंगी, जगह जगह संविधान में कई जगह राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो ये तो कंटिन्यू दिया गया अनुच्छेद था। इसके बाद अभी हम लोग विधायिका में पढ़ेंगे, वहां भी तो राष्ट्रपति बैठा हुआ है, तो उसके लिए वहां भी उसके कुछ अनुच्छेद आएंगे, वहां भी पढ़ेंगे। इसके बाद में जो है जगह जगह कई जगह आएंगे, तो सारा चीज हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये आपको 52 से लेकर 62 तक का कंटिन्यू जो राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था की गई याद रखना है, ठीक है।